बस देखिए आगे मिनिमाइज नहीं कर सकते हम थले क्लिक कर दो बस स्क्रीन शेयर पे स्क्रीन पे कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं है ना ये लोडिंग करनी तो पड़ेगी ना उतना ही खुलेगा नहीं तो होएगी नहीं कवर नहीं होएगी। अच्छा देखिए हेलो 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 ठीक है खा लो ठीक है तो ध्यान देंगे स्टार्टिंग ठीक है सर। सबसे पहले मैंने ये मॉडल इंपोर्ट किया। सबसे पहले जब आप मॉडल इंपोर्ट करते हो ना, सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, जो नोटिस करनी है, वो है वर्क प्लेन, वर्क ऑफसेट पॉइंट या WCS। कई चीजों, कई लैंग्वेजेस में इसको बोला जाता है। तो ये जो वो WCS है, ये आपको अपने कंपोनेंट के हिसाब से डिसाइड करना है ये मुझे कहाँ रखना है। 90% केस में या 80% केस में आप कह सकते हैं ये सेंटर में ही रहेगा, बट कई बार ये कॉर्नर में भी रखना पड़ता है। ये जॉब टू जॉब आपको ये अलग अलग जगहों पे ये वेरी करेगा, अलग अलग जगह पे आपको रखना पड़ेगा। अभी तो क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इस पे मॉडल पे काम किया हुआ है, इसलिए ये आपको वर्क कोऑर्डिनेट जो है बिल्कुल सेंटर में दिखा रहा है। पर नॉर्मली अगर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मॉडल बना के इंपोर्ट करते हो, ये वर्क कोऑर्डिनेट कहीं और ही आपको दिख रहा होगा। तो इसीलिए फिलहाल मैं इस मॉडल को कहीं और रख देता हूँ, तो ताकि हम अज्यूम कर सकें कि अगर मॉडल कुछ आड़ा टेढ़ा है आपके पास तो आप उसको कैसे सेट करेंगे। अभी जैसे मैं टॉप करता हूँ, अब जैसे मैंने ये फाइल इंपोर्ट की तो ये मेरा टॉप व्यू है। मुझे ऐसी फाइल कुछ मिली। अभी इसके ऊपर वर्क प्लेन सबसे पहले कैसे सेट करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये सबसे जरूरी पार्ट है। ये आना चाहिए आपको। तो इसके लिए सबसे पहले वायरफ्रेम के अंदर आप जाएंगे। वायरफ्रेम के अंदर है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स में जाना है। मैं कहता हूँ ये मेरा मॉडल है जिसके ऊपर मुझे बाउंडिंग बॉक्स जनरेट करना है। ठीक है, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आपका जो बाउंडिंग बॉक्स आपको बनाना है वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है, सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है। देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो गया, या फिर रैप। रैप जनरली होता है कि अगर आपकी आड़ी टेढ़ी शेप है तो उस शेप में वो उस शेप को ले लेगा। तो मैं कहता हूँ मुझे रेक्टेंगुलर ही रखना है। और रेक्टेंगुलर रखने के बाद वो कहता है आपको रिजल्ट में क्या चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, लाइन एंड आर्क नहीं चाहिए, और मुझे फेस सेंटर पॉइंट चाहिए। तो ये दो पॉइंट मैंने यहाँ से एक्टिवेट कर ली, कॉर्नर पॉइंट और फेस सेंटर पॉइंट, और यहाँ से ओके करता हूँ। अब ये जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखिए सभी कॉर्नर पे मेरे पास पॉइंट आ गए, सभी फेस के सेंटर में पॉइंट आ गए। ये मुझे एक मीन चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहां से ये इसे हम बोलते हैं डायनेमिक वर्क ऑफसेट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जहां पे भी वर्क प्लेन रखना चाहता हूँ, यहाँ पे रखना चाहता हूँ या जहां पे भी आप रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मैं सेंटर पॉइंट पे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मैंने मेन पॉइंट तो अपना डिफाइन कर दिया, बट अभी आप देख रहे हैं जेड मेरा इस तरफ जा रहा है, वाई इस तरफ जा रहा है और एक्स टॉप की तरफ जा रहा है। ये इस डायरेक्शन का भी मतलब है। तो इस डायरेक्शन को आपको कैसे फॉलो करना है, इसका एक जनरली मैं कहता हूँ इसको एक लेफ्ट हैंड रूल है। अगर आप जैसे आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, वैसे एक लेफ्ट हैंड रूल है वर्क कोऑर्डिनेट को सेट करने के लिए। अगर आप इस फेस को फ्रंट मान रहे हैं तो जेड आपका टॉप की तरफ, एक्स आपका राइट साइड, और जेड वाई आपका फ्रंट की तरफ इंडिकेट करना चाहिए। तो अगर मैं इधर देखूं, वाई मेरा फ्रंट में ही इंडिकेट कर रहा है, एक्स मेरा मैंने बताया था कि राइट साइड करना चाहिए, बट एक्स मेरा टॉप में कर रहा है। तो अभी क्या है, मैंने बोला ऐसे होना चाहिए, ऐसे है। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पे इस आर्क पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये वाली डिग्री रोटेट होनी शुरू हो गई। ठीक है, एस्केप करके दोबारा ये Z और X के बीच में मुझे रोटेट करना है। तो ये ग्रीन वाले को मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये डिग्री रोटेट हो गई, होनी शुरू हो गई। अब मुझे कितनी डिग्री में करना है, ऑब्वियस है, ये आपको पता है क्वाड्रेंट होते हैं 90 डिग्री के। तो मैं कहता हूँ 90 डिग्री मुझे रोटेट करना है। एंटर एंड अगेन एंटर। जैसे आप 2 बार एंटर करते हैं, ये आपसे पूछता है उस वर्क प्लेन का आप नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ मेन वर्क
प्लेन। वो कैपिटल वगैरह मैं नहीं देख रहा, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, या फिलहाल कर ही देते हैं वर्क, मेन वर्क प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे ओके करने से पहले सेट एज WCS, क्योंकि मैं इसको वर्क कोऑर्डिनेट के तौर पे सेट करना चाहता हूँ, एंड सी प्लेन। तो ये ऑप्शन को दोनों को आपने ऑन कर देना, और जैसे ही आप ओके करेंगे ये आपका वर्क कोऑर्डिनेट यहाँ पे सेट हो गया। अभी मैं टॉप करके चेक करूंगा। सबसे जरूरी पार्ट, बहुत इजी पार्ट है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। व्यू में एक जाके आपके एक्सेसेस जो हैं वर्ल्ड एक्सेस में बंद कर दे रहा हूं, उसके मुझे जो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, वर्क प्लेन सेट करना पहला पार्ट। अब ये जो डॉट्स हैं ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम। दो हाफ है, एक है सिलेक्ट ओनली वायर फ्रेम, एक है सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम। ये सबका मतलब है सिलेक्ट ऑल पॉइंट्स। मैं चाहूँ तो इसको भी, अब जैसे मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट करने हैं डिलीट करने के लिए, या तो मैं सिंगल सिंगल क्लिक करूँ एक एक करके, अगर मैं विंडो बना के सिलेक्ट करूंगा तो पूरा मॉडल सेलेक्ट होगा। तो इसके लिए शॉर्टकट है यहाँ पे, मैं कहता हूँ सिलेक्ट ऑल पॉइंट्स, इससे भी कर सकते हो आप। सिलेक्ट ऑल लाइन एंटिटीज, तो यहाँ से आप लाइन लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी विंडो में कोई लाइन नहीं है, स्केचिंग में कोई लाइन नहीं है। ऐसे सर्कल के लिए सर्कल आप सेलेक्ट कर सकते हो। डायमेंशंस, अगर आपके यहाँ पे कोई डायमेंशंस है, ऑटोकैड की आप फाइल जब इंपोर्ट करते हैं तो डायमेंशंस भी यहाँ पे आती हैं, तो आप डायमेंशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मास्टर कैम की भाषा में हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। तो आप ड्राफ्टिंग की सारी डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ सेलेक्ट ओनली, अब पहला मैंने बताया सिलेक्ट अपर हाफ आप करेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज को ही सिलेक्ट करेगा। अगर मैं लोअर हाफ को सिलेक्ट करूंगा तो वो उस कमांड को एक्टिव करेगा। उसने कमांड को एक्टिव कर दिया, सेलेक्ट ऑल पॉइंट। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं अब दोबारा इस विंडो को सिलेक्ट करूंगा तो उसने मॉडल नहीं किया, सेलेक्ट ओनली पॉइंट किया उसने। तो सिर्फ उसने पॉइंट ही सिलेक्ट किया, और मैं यहाँ पे डिलीट बटन दबा के, क्योंकि अब मुझे पॉइंट की जरूरत नहीं है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। अगर ये शॉर्टकट की साइन आपको कौन सी? ये हाइड हो रखी है? नहीं, ये हाइड ही नहीं होती, ये डिफॉल्ट है, ये आएंगी। इसको क्विक मास्क सेटिंग बोलते हैं। उसके बाद ये यहाँ से मास्क बार, या फिर आप कह सकते हैं क्विक मास्क बार। उसके बाद यहाँ पे वर्क प्लेन मेरा सेट हो गया, मैंने एक्स्ट्रा जो डॉट्स थे वो हटा दिए। और उसके बाद अब मुझे इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप करना है, मुझे वर्क प्लेन अपना स्टॉक डिफाइन करना है कि ये चीज तो मुझे बनानी है, बट किस जॉब में से बनानी है। मतलब रॉ मटेरियल भी आप डिफाइन करोगे ना कि ये मेरा रॉ मटेरियल है, किसमें से मुझे बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मशीन पे जाएंगे, कौन सी मशीन पे इस जॉब को बनाना है। तो ऑब्वियसली ये मिलिंग मशीन का काम है, तो मिल पे मैं जाऊंगा और यहाँ से डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने बताया मुझे रॉ मटेरियल डिफाइन करना है, यहाँ पे मैं स्टॉक में गया, स्टॉक में जाके रेक्टेंगुलर मेरा स्टॉक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा ऑल सॉलिड। अगर आपका सॉलिड मॉडल है तो ऑल सॉलिड, अगर आपका सरफेस मॉडल है तो ऑल सरफेस। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक ही तरह का डाटा है, चाहे सरफेस है चाहे सॉलिड है, तो आप ऑल एंटिटीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करता हूँ, ये आपका स्टॉक जनरेट हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ आके ये आपका स्टॉक, ये आपको हिस्ट्री डिफाइन कर रहा है कि आपने मिल डिफॉल्ट पहले सेलेक्ट किया था, उसके बाद अभी आपने ये स्टॉक जनरेट कर लिया है। एक यहाँ से ये ऑप्शन आप एक्टिवेट करके रखेंगे, ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ। इसका क्या फायदा है मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने रॉ मटेरियल डिफाइन कर लिया। अब ये तो हो गया बिल्कुल सेम टू सेम ब्लॉक बनाया मैंने, जितना मेरा जॉब थी उतना ही मैंने ब्लॉक बनाया। बट मैं कहता हूँ मेरा ब्लॉक जो है थोड़ा एक्स्ट्रा है, आउटर में भी एक्स्ट्रा मटेरियल है और हाइट में भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो उसके इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे पैरामीटर के अंदर जाऊंगा और मैं कहता हूँ 162.4, और ये जो भी इसकी डायमेंशन जो भी डिफॉल्ट में आई है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। ये 152.4 की जगह मैं कहता हूँ मुझे 160 रखना है। ये भी 152.4 है, इसको भी 160 कर देता हूँ। और ये 38.1 है, अब यहाँ पे मैं इसको 40 कर देता हूँ। अब 38.1 था, यहाँ पे मैंने 40 किया है। अब जो आपने डिफरेंस इसमें डाला है वो डिफरेंस आपको यहाँ पे Z में ऑफसेट करना पड़ेगा। तो 1.9 का डिफरेंस है आई गेस, तो यहाँ पे 1.9 एंटर कर दूंगा ताकि मेरा Z जो है 1.9 ऊपर से शुरू हो, और ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एडिट किया, आप जैसे किसी चीज को एडिट करते हैं दोबारा,
एडिट करने के लिए क्या करना है, पैरामीटर पे क्लिक करना है, पैरामीटर पे क्लिक करके वो विंडो दोबारा ओपन होती है। और जब आप एडिट कर देते हैं तो वो साथ के साथ डिफॉल्ट में एडिट नहीं होगी, वो यहाँ पे एरर दे देगी कि अभी आपने एडिट किया था, वो एडिट अपडेट नहीं हुआ है, उसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको रीजनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने रीजनरेट किया, ये देखिए मेरा ब्लॉग जो है उसके ऊपर बढ़ गया, उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर। तो ये अगला स्टेप। अब यहाँ से हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। प्रोग्रामिंग में भी दो स्टेप होते हैं, एक होती है रफिंग, एक होती है फिनिशिंग। तो रफिंग के लिए यहाँ पे मैं जाऊंगा 3D के अंदर, यहाँ पे गैलरी को एक्सपेंड करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन है एरिया रफिंग। एरिया रफिंग में जाऊंगा। अब एरिया रफिंग में जाके अभी इसने यहाँ पे आपको दिखाया 0 एंटिटीज, यानी कि इस टूल पाथ ने अभी किसी भी मॉडल को सिलेक्ट नहीं किया, कुछ भी मॉडल में से कुछ सिलेक्ट नहीं किया। आप चाहें तो ये इसकी एक सेटिंग होती है, आप चाहें तो टूल पाथ ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया करेगा स्क्रीन पे जो भी मॉडल आपका, जो भी डाटा पड़ा रहेगा, या फिर आप मैनुअली यहाँ से जाके सेलेक्ट हर बार करेंगे ऐसा कुछ। अब जैसे ये मैं मॉडल को सिलेक्ट करके जैसे ही एंड सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे देखिए उसने उतने सर्फेसेस सेलेक्ट कर लिए। बट मैं कहता हूँ ये सेटिंग मुझे ऐसी चाहिए कि जैसे ही मैं टूल पाथ सेलेक्ट करूँ, स्क्रीन का डाटा ऑटोमेटिक पिक कर ले कि इस मॉडल पे मुझे काम करना है। तो वो सेटिंग में मैं बता देता हूँ, फाइल, कॉन्फ़िगरेशन, टूल पाथ, और यहाँ पे ऑल, यहाँ पे है टूल पाथ सरफेस सिलेक्शन पे, यहाँ पे अप्लाई, एंड ओके। अभी अगेन में जाता हूँ, यहाँ पे अगेन एरिया रफिंग लिया मैंने। अभी देखिए वो मॉडल को पिक किया उसने, ऑटोमेटिक उसने सारे सरफेस सेलेक्ट कर लिए। तो मुझे यहाँ पे जाके हर बार आप करने की जरूरत नहीं, इस सिस्टम पे तो आपको करने की जरूरत नहीं। अब नए सिस्टम पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सेटिंग आप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये सरफेस सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे अगला है वॉल स्टॉक। आप फिनिशिंग मार्जिन क्या रखना चाहते हैं इस जॉब के ऊपर, क्योंकि आप फिनिशिंग जब टूल पाथ चलाएंगे तो उस पर कुछ मार्जिन तो आप छोड़ेंगे तभी आप फिनिशिंग करेंगे। तो मैं कहता हूँ मैं इस जॉब के लिए 0.2 वॉल के ऊपर और 0.2 जो है फ्लोर के ऊपर मार्जिन रखना। और यहाँ पे जो मार्जिन मैंने रखा है ये पूरी जॉब को कंप्लीट करने की कोशिश करके, बट इतना मटेरियल जरूर जॉब के ऊपर रखेगा, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं या मार्जिन बोल सकते हैं। उसके बाद है टूल पाथ कंट्रोल। इस ऑप्शन को मैं आगे फिनिशिंग में आपको यूज करके बताऊंगा, अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चीज को इनको मैं यहीं पे यूज करूंगा, अभी नहीं कर रहा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको भी मैं आगे ही बताता हूँ। उसके बाद है टूल, थर्ड ऑप्शन है टूल। टूल अब ये आपके ऊपर है, आप कौन से टूल से करना चाहते हैं। मशीनिंग का स्टैंडर्ड अगर मैं बताऊं तो रफिंग करने के लिए क्या रहता है, सबसे पहले जितना बड़े से बड़ा आप टूल इस जॉब के लिए यूज कर सकते हैं, एक बेसिक तरीका ये रहता है कि आप बड़े से बड़ा टूल लगाएं जो उस जॉब के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर चल सकता है, ताकि वो जितना बड़ा आप टूल लगाएंगे उतनी ज्यादा मटेरियल को उतनी जल्दी रिमूव कर सकता है, क्योंकि आप उसमें डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे सकते हैं, स्टेप ओवर ज्यादा दे सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट टूल करता हूँ, क्रिएट टूल करके यहाँ पे बुल एंड मिल लेता हूँ, और मैं एक 25 का कटर डिफाइन कर देता हूँ, जिसका कॉर्नर रेडियस मैं कहता हूँ 5 का है, और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। हमने सर एरिया रफिंग पे लिया इसमें, वो रफिंग की स्ट्रेटेजी है। और भी तो थे इसमें ऑप्शन, जैसे पॉकेट था, कंटूर था। वो ये एक स्टैंडर्ड कटिंग है। अब अगर मैं वहां पे मैं प्लंजिंग चलाऊं, वो जनरली एक केस टू केस अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप लगा लो कि अगर मार्केट में आप जाओगे ना, अगर आप फील्ड में जाएंगे, आप फील्ड में जाके जब आप रफिंग करेंगे तो बहुत रेयर केस है जहाँ पे प्लंजिंग के हिसाब से रफिंग। प्लंज रफिंग क्या है कि आपकी ये जॉब है, आप प्लंज कर करके मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे टूल बहुत कम लोग यूज करते हैं जो प्लंजिंग के हिसाब से कटिंग कर सके। फिर बाकी की जो है कटिंग, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा, वाटर लाइन तो फिनिशिंग है, यहाँ पे अभी और नहीं दिख रही। तो पॉकेट में अगर मैं फिनिशिंग रफिंग करूँ कंटूर में करते हैं तो ना, हाँ, पॉकेट जो है वो पॉकेट के स्टैंडर्ड से कटिंग करेगा। यही जॉब मैं अगर पॉकेट में करने की कोशिश करूंगा ना, वो टूल पाथ ज्यादा आपको रिट्रैक्ट देगा, बहुत ज्यादा कॉर्नर मशीनिंग वगैरह में आपको स्मूथनेस नहीं देगा, तो कई जगहों पे आपको प्रॉब्लम देगा वो। बट एरिया रफिंग स्पेशली डिजाइन किया गया है वो रफिंग स्ट्रेटेजी के लिए, डाई मोल्ड के लिए, जिसमें आप स्टॉक वगैरह सब चीजों को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप मतलब ये और सब में से बेस्ट ही है। हाँ, एक ये है और एक और है ऑप्टिरफ। हाँ, ऑप्टिकल।
या ऑप्टी रफ, ये दो आपके पास यूज होंगी। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे टूल ले लिया, फीड स्पीड मैं इस पे नहीं जा रहा, ये आप अपने टूल के हिसाब से आरपीएम, फीड, प्लंज रेट डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट है होल्डर। इस टूल के लिए कौन सा होल्डर आपने चूज करना है, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ होल्डर्स हैं, आप इस लिस्ट में से काफी सारे होल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपका होल्डर तो इससे मिल रहा है बट इसके साइज नहीं मिल रहे, तो आप इस पर राइट क्लिक करके एडिट होल्डर करके आप इसको, इसके साइजेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक करके आप फिर अपने हिसाब से इसके साइजेस रख सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ओवरहैंग, अब जैसे ये टूल जो है 100 mm बाहर है क्योंकि इसकी ओवरऑल लेंथ जो है 100 mm थी, बट मैं कहता हूँ मुझे 100 नहीं, मुझे 50 ही बाहर रखना था, तो आप वो ओवरहैंग कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है स्टॉक। अब कौन से रॉ मटेरियल के ऊपर आपको कटिंग करनी है, यहाँ पे मैं रेस्ट मटेरियल, वन अदर ऑपरेशन, ये जो मैंने स्टॉक बनाया हुआ था यहाँ पे, ये देखिए 1 नंबर स्टॉक मैंने यहाँ पे बनाया था ना, अभी ये विंडो दिखेगी नहीं, ये जो मैंने स्टॉक यहाँ पे बनाया हुआ है, यही स्टॉक ये यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है। तो मैं कहता हूँ ये जो स्टॉक मैंने डिफाइन किया इसके ऊपर मुझे मशीनिंग करनी है, और पहले प्रोग्राम में आपने इसको यूज एज कंप्यूटेड रखना है। यूज एज कंप्यूटेड क्यों रखना है ये आपको रेस्ट ऑफिंग में पता लगेगा। उसके बाद है कट पैरामीटर। कट पैरामीटर में सबसे पहले डेप्थ ऑफ कट, आप क्या डेप्थ ऑफ कट रखना चाहते हैं। उसके बाद है स्टेप ओवर, जो आपका टूल है, ये आपका इतना बड़ा टेबल है, अब टूल मेरा इतना बड़ा है, अब एक कट तो पूरा लगा, वो फिर उसके बाद एक्स और वाई में कितनी मूवमेंट करे, जाने का तो वो 100 mm भी जा सकता है, बट यहाँ पे आप वैल्यू डिफाइन कर देते हैं जितना भी आप, हाँ आपको लगता है कि मेरा टूल इतने पे अच्छा चल सकता है। नॉर्मली 50, 60, 70 तक भी लोग यूज करते हैं। ये परसेंटेज ऑफ द टूल है, उसके हिसाब से वो में वैल्यू खुद जनरेट कर लेगा। ठीक है, उस उसके बाद है क्रोकोडाइल कटिंग। क्रोकोडाइल कटिंग क्या है कि आपकी जो आप जैसे अगर आपने मशीनिंग होते हुए मशीन पे देखी होगी, तो जनरली पॉकेट कटिंग करते वक्त आपने देखा होगा, कटिंग करते करते टूल जैसे ही वॉल पे जाता है ना, तो टूल कॉर्नर में जाके फुल एंगेज होने पे वहां पे चैटरिंग आती है, टूल लोड लेता है, कई बार टूल ब्रेक भी होते हैं। तो मास्टर कैम में एक इसके लिए एडवांस ऑप्शन है, जिसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल कटिंग। क्रोकोडाइल कटिंग क्या करता है, ये राउंड में हेलिकल घूमते हुए चलेगा, इससे क्या है टूल के ऊपर लोड नहीं आता, और आपकी टूल की लाइफ जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, और कॉर्नर में जो चैटरिंग वगैरह के इशू भी होते हैं वो भी नहीं आते हैं। बट ये ऑप्शन जो है रफिंग के अंदर, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके ऑन होगी, ये हर बार नहीं ऑन होगी, इसे जहां लगेगा कि इस पर्टिकुलर टूल के लिए यहाँ पे लोड, कॉर्नर पे लोड बढ़ सकता है, ये ऑटोमेटिक इस सेटिंग को ऑन कर देगा। और जब ऑन होगा आप ऑन को ऑफ कर सकते हैं, बट ऑफ को ऑन नहीं कर सकते। अब मैं इसको ऑन नहीं कर सकता, इसको अगर यहाँ पे लगा है कि नहीं, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है तो। उसके बाद है यहाँ पे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या है कि जब आपका टूल आया, टूल आने के बाद मटेरियल में जब डेप्थ ले रहा होगा, तो डेप्थ लेने के लिए वो कैसे डेप्थ ले, एक जनरली अगर आप अज्यूम करें कि मैंने, ये मेरा टूल है, अब मैं इस टूल को ऐसे एंट्री करवाऊं तो मेरा टूल ब्रेक होगा ना, और एक है कि मैं इसको ऐसे करवाते हुए एंट्री करवाऊं तो टूल के ऊपर लोड नहीं आएगा, वो कटिंग करते हुए जाएगा। तो मास्टर कैम में डायरेक्ट प्लंजिंग के लिए ऑप्शन ही नहीं है, या तो आप हेलिक्स में एंट्री करेंगे या फिर रैंपिंग में करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लंज कभी भी रफिंग के लिए सेफ नहीं है, आपके टूल की लाइफ खराब होगी, स्पिंडल के ऊपर लोड आएगा, तो इसलिए मास्टर कैम इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप चाहे हेलिक्स में या ले जाएं या रैम में। अब दूसरा रैम क्या है, हेलिक्स मैंने बताया राउंड में हेलिकल घूमते हुए आपका टूल जो है एंट्री, और रैम क्या है कि आपका टूल जो है जैसे प्लेन लैंड करता है वैसा लैंड करते हुए डिग्री में जाते हुए वो जाएगा। अब मैं फिलहाल रैम्प ले रहा हूँ यहाँ पे। अब मशीन में आपको पता है 3 स्पीड में मशीन चलती है, एक होती है रैपिड, एक होती है फीड जो कटिंग फीड होती है, एक होती है प्लंज फीड। प्लंज फीड क्या होती है, जो आप कटिंग डेप्थ लेते वक्त डिफाइन करते हैं कि उस जब डेप्थ ले तो वो अलग फीड हो, और जब वो कटिंग कर रहा हो तो वो अलग फीड हो। अब जैसे जेड क्लियरेंस मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे 3 mm, तो अब मैंने जो बताया रैपिड, अब मशीन यहाँ पे है, ये मेरा बेड है, अब मशीन को यहाँ से यहाँ तक आना है, अब मैं इसको बोलूँ 200 की फीड से कटिंग करना है, और ये 200 की फीड से यहाँ पे आ रहा है, तो 10 मिनट अगर यहीं पे आने में लगा दी तो फिर तो टाइम वेस्ट है। तो मशीन यहाँ से यहाँ तक वो रैपिड में आती है। रैपिड का मतलब है मशीन की मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अब वो कितने mm तक वो
मैक्सिमम स्पीड में आए वो हम जेड 3 क्लियरेंस में डालते हैं, तो ये 3 mm है। उसके बाद है प्लंज एंगल। प्लंज एंगल क्या है, जो मैंने बताया एंगल में आएगा, तो वो कितने एंगल में आएगा तो वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। प्रेफर्ड प्रोफाइल लेंथ, जब वो एंगल में मूव कर रहा होगा वो अपने हिसाब से एक प्रोफाइल की लेंथ बना देगा, उससे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जनरली इस वैल्यू को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन आप क्लियरेंस को कम कर सकते हैं, आपको लगता है 3 mm नहीं, मुझे 5 mm रखना है या और भी कम रखना है, मुझे 2 mm क्लियरेंस मेरे लिए सफिशिएंट है, तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एंगल भी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। कई बार कुछ टूल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि लोड ज्यादा है तो आप डिग्री कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है स्टीप एंड शेलो। स्टीप एंड शेलो, आप अपने प्रोग्राम को डिग्री जेड में कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट की लेंथ है 100 mm, आपके पास टूल ही 50 mm तक का है, तो आप कहते हैं मैं 100 mm जाके क्या करूंगा, तो आप यहाँ पे लिमिट दे देते हैं कि मेरा जो टूल है ना 50 mm से नीचे ना जाए। तो ये कैसे यूज करना है ये भी मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा। उसके बाद लिंकिंग पैरामीटर। लिंकिंग पैरामीटर क्या है आपका, कि जब कटिंग करते वक्त एक जगह से दूसरी जगह मेरा टूल जा रहा है, तो वो एक जगह से कितना उठ के दूसरी जगह जाए, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 mm, और ये 5 mm कहाँ है, कहाँ से, ये जो आपने टॉप सरफेस जहाँ पे 0 रखा है उससे 5 mm जाएगा। अगर आपने वर्क प्लेन किसी वजह से नीचे रखा है तो आपके वर्क पीस की हाइट प्लस जो क्लियरेंस होगी वो आप डिफाइन करेंगे। इन केस आपके जॉब में आपने ऊपर क्लैंप लगाए हैं तो वो भी ऐड करेंगे आप, तो उस हिसाब से ये डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसके बाद है आर्क फिल्टर टॉलरेंस। आर्क फिल्टर टॉलरेंस है कितनी एक्यूरेसी में आप काम करना चाहते हैं। तो आर्क फिल्टर टॉलरेंस में अब आप कहेंगे मैं तो 10 माइक्रोन में ही काम करूंगा, मुझे क्या जरूरत है मैं कम एक्यूरेसी में काम करूँ। तो उसका रीजन है जितनी आप टाइट टॉलरेंस देंगे उतना ज्यादा इसकी कैलकुलेशन को टाइम लगेगा, उतना ज्यादा आपको आपका टूल पाथ जो है उतने बारीक आर्क के वैल्यूज निकालेगा। इससे थोड़ा बहुत मशीन का भी साइकिल टाइम बढ़ता है और यहाँ पे कैलकुलेशन टाइम तो ऑब्वियस है बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या है, रफी के लिए एक स्टैंडर्ड है, आप जितनी यहाँ पे स्टॉक मार्जिन डिफाइन कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे स्टॉक छोड़ा है उसका हाफ रफिंग में यहाँ पे छोड़ दें। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम उतना आप जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। आप चाहते हैं 50 माइक्रोन में करना, 20 माइक्रोन में करना, वो आप कर सकते हैं, बट इससे ऊपर नहीं जाना। बट मैं 0.1 क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ फटाफट कैलकुलेशन हो और 0.1 में मेरी जॉब भी नहीं खराब होने वाली। और यहाँ पे मैं जाके और इस ऑप्शन को हमेशा आपने बंद रखना है और यहाँ पे ओके करते हैं। अब इस टूल पर में जो जो एरर आई होंगी वो एक एक करके आपको देखते हैं। ये मेरा टूल पर जनरेटर, ठीक है। अब एक एक करके इसको चेक करते हैं। पहले तो मेरा जो जॉब थी उस पे इन सब आउटर में भी मैंने स्टॉक एक्स्ट्रा रखा हुआ था, वहां पे मेरा टूल ने कटिंग क्यों नहीं किया। तो और मेरे जेड इस फेस पे भी कट था, उस पे भी नहीं कट किया इसने। तो पहले जेड पे क्यों नहीं कट किया, क्योंकि मेरा डेप्थ ऑफ कट बहुत ज्यादा है। तो डेप्थ ऑफ कट में यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ, क्योंकि वो 2.5 mm के हिसाब से वहां पे, क्योंकि मैंने मार्जिन ही 1.9 का रखा है और उस पर भी 0.2 मुझे छोड़ना है। तो अभी मैं रीजनरेट करता हूँ, पहली प्रॉब्लम सॉल्व, ऊपर कट आ गया अभी। तो जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं है। अभी मेरा आउटर में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर में अगेन में गया टूल पाथ कंट्रोल के अंदर मैंने बोला है कि जो मेरा कटिंग करे वो फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से टूल आके कटिंग करते और बाहर भी चल सके, कोई मुझे दिक्कत नहीं है वहाँ, क्योंकि मुझे बाहर भी चलाना है। तो मैंने उसके कंपल्सेशन डायरेक्शन को बाहर भी रेंज दे दी। अभी फिर रीजनरेट करते हैं, हो गया ये भी सही। अब इसको यहाँ से सिमुलेट करते हैं, बैक प्लॉट और रन। और इसमें थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिएगा कटिंग करते वक्त ना, जैसे ही वो, ये देखिए जैसे ही वो लास्ट पाथ लगाएगा ना, वो रिट्रैक्ट नहीं करेगा, उसी पोजीशन पे जाके अंदर जा रहा है, वो ऊपर नहीं आ रहा। जनरली स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप कटिंग करते करते फिर उठ के अंदर आते हैं, ये देखिए उसी पोजीशन पे अंदर है। अब वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको फोर्स, एक डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग में ये इसको फोर्स कर रहा है कि इसको रिट्रैक्ट नहीं करना।
वो कौन सी सेटिंग है, वो है परसेंटेज ऑफ द टूल डायामीटर। इस ऑप्शन को पहले प्रोग्राम में आपने 100 रखना है। अब अगर मैं इसको 100 करके रीजनरेट करता हूँ, अभी मैं इसको प्ले करूँ, वो हर पास अब कंप्लीट करने के बाद वो रिट्रैक्ट करने की कोशिश करे। अभी ये फर्स्ट पास लगाया उसने, ये देखिए रिट्रैक्ट हुआ। अभी ये हर पास के बाद रिट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ करके ये पहली चीज मैंने सॉल्व की। ये मेरा फर्स्ट रफिंग प्रोग्राम बन गया। अब रफिंग प्रोग्राम में आपको ये सब आइडिया होगा कि जो मैंने ये इसमें टूल यूज किया है 25 का बुल कटर यूज किया है। तो बुल कटर जो होते हैं, इंसर्टेड कटर, या बुल को मैं छोड़ दूं, इंसर्टेड कटर जो होते हैं वो सेंटर से कटिंग नहीं करते, सेंटर में उसके क्योंकि इंसर्ट नहीं होती। तो अभी जो मैंने इसको बोला है कि वो छोटी सी छोटी पॉकेट में जहां पे वो एंटर कर सकता है ना, हर जगह वो एंटर करके कटिंग करे। वो उसका नुकसान क्या होगा कि अगर वो अपनी रेंज से, एक रेंज होती है उससे कम की पॉकेट में एंटर करेगा और वहां पे वो कटिंग करने की कोशिश करेगा और प्रॉपर मूव नहीं कर पाया, तो सेंटर में एक पिन जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो एक क्लियरेंस से ज्यादा वो वहां पे घुसा, वो आपका टूल एक्सीडेंट हो जाएगा और टूल डैमेज हो जाएगा। तो वो ना करे, ऐसी किसी पॉकेट में ना एंटर करे, उसके लिए एक ऑप्शन है। बट वो ऑप्शन से पहले मैं इसको 3D में देखना चाहता हूँ कटिंग होते। तो यहाँ पे मुझे जाना है सिमुलेटर ऑप्शन। मैं कहता हूँ ये स्टॉक मॉडल मुझे लेना है, और जो मैंने एक नंबर नाम का स्टॉक बनाया था उसके ऊपर मुझे सिमुलेशन देखनी है। और यहाँ पे वेरीफाई पे जाके मैं ये 3D सिमुलेशन क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी एज इट इज मैं आपको कट करके देता हूँ। यहाँ से आप स्पीड बढ़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसने जो भी बनाया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन पर्टिकुलर पॉकेट्स में इसको प्रॉपरली मूव करने की जगह नहीं मिली, बट इसमें इसने इसने हेलिकल घूम घाम के इसमें कटिंग कर दी। बट ये कहीं ना कहीं अनसेफ है, क्योंकि यहाँ पे जब टूल आपका प्रॉपर घूम नहीं पाएगा तो वहाँ पे पिन जनरेट होगी और टूल डैमेज होगा। तो इस चीज को मैं कैसे, अब इस इमेज को आप याद रखिएगा कि दो यहाँ पे इसने डेप्थ में भी कटिंग की है। यहाँ से बंद करता हूँ और टूल पाथ कंट्रोल के अंदर यहाँ पे है स्किप पॉकेट स्मॉलर देन। तो यहाँ पे आप हमेशा आपने छोटी यहाँ पे परसेंटेज के अंदर जाके जब भी आपने इंसर्टेड कटर यूज करना है उसके लिए यहाँ पे आपने वैल्यू डाल देनी है 180%। जब भी आपने इंसर्टेड कटर यूज करना, ये टूल का 180% होगा ऑटोमेटिक। ये देखिए उसने में वैल्यू निकाल ली। 45 से कम की पॉकेट मिलेगी, 45 या 45 से कम की पॉकेट मिलेगी, उसके अंदर टूल एंटर नहीं करेगा। अभी रीजनरेट किया और अभी यहाँ पे प्ले करें, सेम में अगर दोबारा कट करें, ये देखिए यही है। पहले से कम कटिंग की उसने, क्योंकि वो रेंज मैंने वहां पे उसको बता दी कि इससे कम के पॉकेट में नहीं जाना। ये एक जरूरी प्रोसेस है। ये मशीन पे कई बार दिक्कत देता है। आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बट ये गलती आपने कर दी, टूल डैमेज हो गया तो आपकी प्रोग्रामिंग सारी जीरो हो गई। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आपने फुल कटर यूज करना है, इंसर्टेड कटर यूज करना है, तो ये चीज जरूर करनी है आपने। अब यहाँ पे ये तो मैंने कटिंग कर ली, बट आपने वो देखा जो अभी आपने रिजल्ट देखा, तो मैं तो शेप को अचीव ही नहीं कर पाया। अब सीधे मैं फिनिशिंग चलाऊंगा तो टूल मेरा डैमेज होगा। तो अब क्या करूंगा, मैं इससे छोटा टूल चलाऊंगा और मैं बोलूंगा मुझे रेस्ट रफिंग करनी है। अब यहाँ पे उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन स्टॉक मॉडल में जाऊंगा। यहाँ पे मैं कहूंगा मुझे स्टॉक मॉडल बनाना है, रेस्ट स्टॉक मॉडल बनाना है। एक नंबर स्टॉक के ऊपर सोर्स ऑपरेशन में जाके मैं कहता हूँ ये जो प्रोग्राम बन गया है वो आउटपुट मुझे चाहिए। यहाँ पे ये कैलकुलेशन ग्रीन का मतलब कैलकुलेट हो रहा है। जैसे वो ग्रीन हो जाएगा तो स्टॉक मॉडल ग्रे में दिखेगा और जो रोल पाथ होते हैं वो आपको येलो में देते हैं। तो ये उसने बताया कि ये जो आपने बताया उसके हिसाब से ये आउटपुट है। तो ये मैंने आउटपुट जनरेट की।
अब प्रोसेस रिपीट होगा। अगेन मैं एरिया रफिंग में जाऊंगा, मुझे पॉइंट टू मार्जिन रखना है। यहाँ पे मैंने जैसा एज इट इज बताया, मुझे कुछ नहीं करना। टूल मुझे चेंज करना है, मैं छोटा टूल लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे 12 का एंड मिल ले लेता हूँ। ठीक है, 12 का एंड मिल यूज करूंगा। अब जब आप एंड मिल यूज कर रहे हैं, एंड मिल कटर जो है वो टिप से सेंटर से कटिंग कर सकते हैं, बॉल या एंड मिल सेंटर से कटिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे अब 0 कर दूंगा, क्योंकि वो कम से कम पॉकेट में जाए और जितना मैक्सिमम मशीन कर सकता है वो करे। ये टूल मैंने डिफाइन कर दिया, फीड स्पीड पे मैं नहीं जा रहा। अब मैं जाऊंगा स्टॉक में, और स्टॉक में जाके मैं कहता हूँ अब मुझे इस स्टॉक के ऊपर काम करना है जो मैंने अगला स्टॉक बनाया था 3 नंबर। यहाँ से ये देखिए, ये 3 नंबर स्टेप पे ये वाला स्टॉक बनाया। 2 नंबर नहीं बना? नहीं, नाम उसका 2 नंबर है। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका नाम 2 नंबर है, लेकिन सीरियल नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट, ये फिलहाल हम इन चीजों पे मैं दोबारा नहीं जा रहा। ये सब वही चीजें हैं, रिपीट हो रही है, इन सब पे मैं नहीं जा रहा। कितना रिट्रैक्ट करे और अगेन कितनी टॉलरेंस रहे, सब कुछ सेम, सिर्फ मैंने टूल चेंज किया, स्टॉक चेंज किया। अब इसमें भी कुछ दिक्कतें आएंगी, उसको फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये रिजल्ट बनाया मैंने। अब पहले तो टूल बाहर जा रहा है, वो अपनी तरफ से तो सही बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले टूल ने रेडियस छोड़ा हुआ था, वो उसको कवर अप कर रहा है। बट मैं कहता हूँ मेरे लिए उतना चलना बनाने है। वाली सारी वो कैसे हट जाती है अपने, जो मशीनिंग की लाइंस आती है ना? ये जो ऐसा कुछ, हाँ जी, ये मैंने शुरू में इसीलिए ही ये सेटिंग ऑन की ये थी इसकी ऑलरेडी वजह। उसने सेलेक्ट किया। जिसको ठीक है। आप सेलेक्ट करेंगे वही दिखेगा, इसी की वजह से ये हो रहा है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये देखिए, अब हाँ, अब नहीं वो सारे चला। सारे टूल अगर मैं दिखा रहे हैं। सारों को शो कर दूंगा, जिसको शो किया वही दिखेगा, बाकी का मतलब नहीं। तो इसको इसीलिए मैंने ऑन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्नर रेडियस पे ये चला, ठीक है मेरे लिए, मैंने कहा। अब लेकिन ये वॉल पे तो ऑलरेडी चल चुका था, ये दोबारा यहाँ पे मशीनिंग कर रहा है। वो अपनी तरफ से गलत नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर आप ये स्टॉक पे देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग इतनी बेटर नहीं है, तो उसको और स्मूथ बनाने के लिए वो वहाँ पे रिपीट मशीनिंग कर रहा है। तो मैं कहता हूँ मुझे रिपीट नहीं करवाना, मुझे जहाँ पे ज्यादा मटेरियल है वही मशीनिंग करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन स्टॉक के अंदर आया, यहाँ पे मैं कहता हूँ इग्नोर करे वो स्मॉल कस्प, कस्प हम बोलते हैं छोटे मोटे मटेरियल्स को। और कितने तक, मैं कहता हूँ 0.35 तक के मटेरियल अगर उसे कहीं मिलता है तो उसको इग्नोर कर दे, वो इस ऑप्शन को सेकंड में मैं यूज कर रहा हूँ। अगेन ओके करके रीजनरेट करता हूँ। देखिए, पहले से सिर्फ पॉकेट पॉकेट के अंदर गया और बाकी सब जगह पे रिमूव कर दिया। अब मैं कहता हूँ इन केस, वैसे तो ये सही है, मैं कहता हूँ मुझे बाहर नहीं चलाना था, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनसाइड 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 कर दें या सेंटर कर दें, स्टे इनसाइड कर दें। इन सब ऑप्शन को आप अगर सेंटर करके मैं दोबारा रीजनरेट करूंगा तो वो जो बाहर एक्स्ट्रा चल रहा है वो बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर अंदर ही चलाने की कोशिश करेगा। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करके आप उसको कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन इसमें बस बतानी है, उसके बाद आपका रफिंग का प्रोसेस यही रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अभी बाहर नहीं गया, अब अंदर आ गया। अब इसमें लास्ट क्या है, जो मेरा टूल पाथ जनरेट हो रहा है। अब देखेंगे हर बार कट लगाने के बाद टूल फिर इतना रिट्रैक्ट होता है, फिर वो जाता है। येलो लाइन आप देख रहे हैं कितनी सारी है। अब जैसे मैं इसको चलाऊं, हर बार टूल ऊपर कितना जा रहा है। अगर मैं स्लो करके दिखाऊं, ये देखिए, मैं कहता हूँ यहीं से घूम के कट वापस घूम के लेता रहे। तो उसके लिए यहाँ पे पैरामीटर, लिंकिंग पैरामीटर, फुल वर्टिकल की जगह मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट, और आउटपुट फीड मूव को आपने ऑन कर देना है, ओके करके रीजन में। हेलो, जॉब पे हूँ मैं, मुझे टाइम लगेगा। ठीक ठीक। ठीक, ये मेरा रिजल्ट अभी फाइनल आया है, जो कि आप देखोगे काफी ज्यादा क्लीन है। और कई जगहों पे वो उतनी जगहों पे मशीनिंग कर रहा है जहां पे पिछला मेरा टूल नहीं गया। तो ये प्रोसेस आप तब तक करोगे जब तक आप अपने
सभी पॉकेट्स को अचीव नहीं कर लेते पूरी मतलब आपको जब लगता है कि जब मैं फिनिशिंग टूल चलाऊंगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। तो ये प्रोसेस आपको तब तक छोटे से छोटा टूल ले जाना है जब तक आप सारे छोटे से छोटे कॉर्नर रेडियस अचीव नहीं कर लेते, और उसके बाद आप फिनिशिंग करेंगे। पहले तो ये बीम थी ना लाइन, अब दे रहा कौन सी लाइन? लाइन है, ये वाली लाइन पहले उसने हटा दी थी, फिर दोबारा कैसे आया? नहीं, कौन सी आई नहीं लाइन? थी पहले, हटी नहीं थी, वो गया ही नहीं था, अंदर नहीं गया था। ठीक है, तो अभी मुझे इसकी फिनिशिंग करनी है, इस जॉब की फिनिशिंग करने के लिए अब मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, फिर आप स्टॉक बनाएंगे, फिर आप फिर अगला टूल पाथ, फिर स्टॉक बनाएंगे, फिर अगला टूल पाथ। ये जैसी जॉब रहेगी वैसा आप प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। कई जगहों पे रफिंग के 10-12 टूल लगते हैं, वहां पे फिर ये लिस्ट बहुत लंबी होती जाएगी, बट ये प्रोसेस इतना ही रहता है। स्टॉक, टूल पाथ, स्टॉक, टूल पाथ, ये आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब फिनिशिंग पे मैं जाता हूँ। पहली फिनिशिंग जो कि बहुत यूज होती है वो है वाटर लाइन। यहाँ पे वाटर लाइन पे मैं गया। अब फिनिशिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, और मैंने जैसे बताया रफिंग के लिए तो एरिया रफिंग है जो कि 90% आपके पास यूज होगा, बट फिनिशिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। अब उसका रीजन क्या है, हर फिनिशिंग की स्ट्रेटेजी की अपनी एक स्ट्रेंथ है। अब जैसे वाटर लाइन मैंने बताया, तो वाटर लाइन की स्ट्रेंथ क्या है, वॉल फिनिशिंग के लिए वाटर लाइन वॉल फिनिशिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इस टूल पाथ पे, इस कैविटी में सॉरी, जितनी भी वॉल्स है मैं कहता हूँ मुझे उस पर फिनिशिंग करनी है, और 0-0 अभी मार्जिन मुझे रखना है, क्योंकि अब मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ, मुझे फाइनल साइज बनाना है। और मैं कहता हूँ मुझे इसमें कुछ नहीं करना। टूल में मैं गया और मैं कहता हूँ मुझे एक बॉल लेना है, कटर 10 का बॉल। ठीक है, बॉल कटर नीचे से राउंड होता है, बॉल शेप का होता है, और फिनिश कर रहा हूँ। अगेन पैरामीटर आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। होल्डर वही चीज रहेगी, जो भी आप होल्डर लेना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टॉक की अब मुझे जरूरत नहीं है, सीधे कट पैरामीटर में मैं आया, और यहाँ पे जो भी आप डेप्थ ऑफ कट देना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से, ये टूल टू टूल, मटेरियल टू मटेरियल, ये आपके प्रोसेस चेंज होंगे। जी, उसके बाद जब एक पास वो पूरा कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करने के बाद वो डेप्थ लेते वक्त जो आपने यहाँ पे डिफाइन की है, वो डेप्थ लेते वक्त वो कैसे आए। तो ये टेंजेंटियल रैंप है, वो आर्क में ऐसा कुछ स्मूथ बनाते हुए आएगा। रैंप है वो जितनी आपने डिग्री डिफाइन की उतनी डिग्री में आएगा, या फिर स्ट्रेट है वो पास वहां पे कंप्लीट करेगा, जंप करेगा, फिर कंप्लीट करेगा, जंप करेगा। ये जनरली बहुत, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, इन दोनों में से ही आपको ऑप्शन यूज करनी होगी। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट लगे आप यूज करते हैं। मैं फिलहाल टेंजेंटियल रैंप यूज कर रहा हूँ। उसके बाद है स्टीफन चलो। इन केस आपको लगता है मुझे अपने प्रोग्राम को डिग्री में कंट्रोल करना है, ये 0 to 90 डिग्री में पूरा प्रोग्राम बना रहा है। आपको लगता है कि मुझे कम या ज्यादा डिग्री में प्रोग्राम बनाना है, तो आप यहाँ से उसको कम या ज्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है लिंकिंग पैरामीटर। अगेन ये वही चीज है, आप कितना रिट्रैक्ट करना चाहते हैं, आर्क फिल्टर टॉलरेंस कितनी एक्यूरेसी में करना चाहते हैं। क्योंकि अब फिनिशिंग है तो आप इसको 10 माइक्रोन तक में लेके जाएंगे, यानी 0.01, बट मैं नहीं लेके जा रहा क्योंकि मैंने जैसा बताया था ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। और ओके करेंगे। अभी ये टूल पाथ अगर देखें, ये देखिए जितनी भी वॉल्स थी सबके ऊपर उसने टूल पाथ जनरेट कर दिया। ठीक है, अब डिग्री के लिए मैंने बताया डिग्री कंट्रोल करना, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये सारी कैविटीज तो देख के ही पता लग रहा है ये पर्टिकुलर एक डिग्री में है, कुछ डिग्री है इन पे, बट ये वाली वॉल पे कोई डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री है। मुझे पता भी कैसे करना है, पहले तो डिग्री कितनी है। यहाँ पे होम में जाऊंगा मैं, यहाँ पे है डायनेमिक। डायनेमिक में गया, इस वॉल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझे बता रहा है 0 डिग्री। और मैं इस वॉल पे गया, ये मुझे बता रहा है 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री इस पे है और इन सभी वॉल पे कोई डिग्री नहीं है। तो मैं कहता हूँ मुझे तो अंदर कैविटी में ही चलाना था, मुझे इस वॉल पे नहीं चलाना है। तो इसको करने के कई तरीके हैं, मैं आपको उनमें से एक तरीका बताता हूँ। हाँ, वो भी है वो जैसे मैंने बताया इनसाइड कर दूं या ऐसा कुछ, या फिर ये स्टीवन चलो में जाके मैं कहता हूँ 0 to 90 डिग्री डिफॉल्ट है। 0 यानी बिल्कुल फ्लैट ये वाला एरिया, 90 यानी बिल्कुल ये। तो मुझे 90 पे नहीं चलाना, तो मैं यहाँ पे 89.9 डाल देता हूँ। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कम कर दिया और रीजनरेट करता हूँ। ये देखिए
वो हल्का हल्का आर्क बनाने की, क्योंकि ये बालनोज मैंने यूज किया है, वो बॉल जितना वो अपने तरफ से बनाने की उसने कोशिश की, उसने यहाँ पे कंट्रोल किया, बट वो वॉल को उसने पूरे तरह उसने स्किप कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये तो तरीका इतना, मैं कहता हूँ इतना अच्छा नहीं है, वो हल्का फुल्का भी तो आ ही रहा है, मेरे लिए इतने फायदेमंद नहीं है। तो एक ऑप्शन मैंने पहले और छुड़वाई थी, वो थी टूल पाथ कंट्रोल में जाके बाउंड्री चेन। तो मैं कहता हूँ मुझे इस बाउंड्री के अंदर ही जाना है। आप यहाँ से बाउंड्री डिफाइन कर सकते ये हैं। कई बार सिलेक्ट नहीं होता, ये आईजीएस फॉर्मेट में ऐसा नहीं होता है, ये आपको बाउंड्री डिफाइन बनानी भी पड़ती है। हाँ, अगर तो आपका सॉलिड मॉडल है तो आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कैड आपने सॉलिड सिलेक्ट करना है और सॉलिड में जाके उस डायरेक्ट आप वो सरफेस के हिसाब से वो आपको एजेस डिफाइन करेगा, नहीं तो आपको वो बनानी पड़ेगी, वो बनाना भी मैं बता। और यहाँ पे ओके करके अभी फिर मैं रीजनरेट करता हूँ, वहां पे मैंने 0 to 90 कर दिया है। अभी ये देखिए ये सेम मेरा टूल पाथ, सिर्फ अंदर अंदर में। अब ये तो सारे वॉल की फिनिशिंग हो गई, बट ये फ्लैट एरियाज मेरे बच गए। फ्लैट के लिए अब अगेन मैं टूल पाथ में जाता हूँ, अब नया टूल पाथ लेता हूँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरिया, हॉरिजॉन्टल एरिया है फ्लैट एरियाज के लिए। यहाँ पे क्लिक किया, पहले वाटर लाइन, पहले वाटर लाइन लिया था, अगेन अब सेम चीज मैं कहता वाटर हूँ। लाइन फॉर वॉल, जी, जो दूसरी है एरिया, हॉरिजॉन्टल एरिया। एरिया फॉर फ्लोर। जी, तो जैसे वॉल स्टॉक 0, अगेन फ्लोर स्टॉक 0, टूल पाथ बाउंड्री अगर आपको लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे चलाना है। टूल कौन सा, तो यहाँ पे मैं फ्लैट एंड मिल लूंगा, क्योंकि फ्लैट पे चला रहा हूँ, कोई डिग्री नहीं है, तो फिर फ्लैट कटर तो मेरा जल्दी कर सकता है, तो मैं फ्लैट कटर लेता हूँ। कट पैरामीटर में आता हूँ, वो कह रहा है कितने कट लगाने हैं, मैं कहता हूँ एक कट में करना है। अगर आप 2 कट लगाते हैं तो लास्ट वाला कट तो 0 रहेगा, 2 5 जितने भी आप करते हैं, लास्ट कट आपका सरफेस पे है। आप अगर आपने 2 कट, जैसे जस्ट एक एग्जांपल में 2 अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे वैल्यू है 1.2, लास्ट कट 0, और जो इससे पहले वाला कट था वो 1.2 ऊपर चलेगा। तो अगर 5 करेंगे तो 1.2 1.2 1.2 करके वो 4 कट और ऊपर लगाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे एक ही लगाना है, तो ये ऑप्शन जो है आपकी बंद हो जाएगी। और यहाँ पे अगेन स्टेप ओवर क्या रखना चाहते हैं आप, क्रोकोडाइल मोशन में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, जस्ट दिखाने के लिए ये वर्क कैसे करता है। उसके बाद रैंपिंग में मुझे चलाना है, इसके अंदर हमेशा ये ऑन रहता है, ये आपके पास फ्रीडम है, आप इसको ऑन करना चाहते हैं ऑफ करना चाहते हैं, इसमें ये ऑटोमेटिक नहीं लेगा। उसके बाद स्टीफन चलो, अगेन आपको अगर जेड में प्रोग्राम को कंट्रोल करना हो, ये आपकी हाइट और ये आपकी टॉलरेंस, और जस्ट अगेन ओके। और ये अगर आप देखो तो जितने भी फ्लैट एरिया उसको डिफाइन हुए हैं, वो सब पे उसने मशीनिंग की है, सब फ्लैट एरियाज पे उसने कटिंग कर दी। तो ऐसा कुछ करके आप फ्लैट एरियाज की कटिंग कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एरिया फिनिशिंग आप फ्लैट एरिया की फिनिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। 2 3 फिनिशिंग है जो और यूज होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है स्कैलप फिनिशिंग। स्कैलप फिनिशिंग अभी आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल, अगर जब मैंने वाटर लाइन बनाया है, तो अगर आप देखेंगे जूम करके यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया ये वॉल की फिनिशिंग के लिए बेटर है, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऊपर मेरा स्टेप, ये डेप्थ ऑफ कट ज्यादा है, और यहाँ पे नीचे जाके भी 1 2 कट जो है वो काफी गैप में है। वो क्यों है, क्योंकि जब आप इसमें आप क्या डिफाइन करते हैं, डेप्थ, यह स्टेप डाउन। तो जब मान लीजिए कि मैं ऐसे करते हुए आ रहा हूँ और एक टाइम के बाद मेरी डिग्री बहुत ज्यादा हो गई, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में वो गैप बढ़ जाता है, तो वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं कहूँ कि अगर तो मेरे लिए चल सकता है तो ठीक है, बट मैं कहता हूँ बिल्कुल मुझे हर जगह इक्वली चलाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा स्कैलप। स्कैलप में मैं गया 0 0, अगेन टूल में ले लेता हूँ, अगेन बॉल, स्टेप ओवर है। अब यहाँ पे, वहां पे आप स्टेप डाउन डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे आप स्टेप ओवर डिफाइन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे 0.5 का स्टेप ओवर डिफाइन करना है। ट्रांजिशन अगेन एक पास के बाद दूसरे पास पे जब वो जाए तो किस तरीके से, डिग्री में कंट्रोल करना है, जेड में कंट्रोल करना है, कितना रिट्रैक्ट करे अगर कर रहा है, कितनी टॉलरेंस में काम करे, प्लेन्स आपके तीनों हमेशा। हाँ, यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा हमेशा आपके सभी प्रोग्राम में जितने भी मैंने अभी बताए, सब में ये तीनों एक ही होने चाहिए आपके, वो चेंज नहीं होने चाहिए। और अगेन ओके।
अब यहाँ पे एक दिक्कत होगी, वो मैं उसको बता सॉल्व करने का तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए, अब मुझे ये तो नहीं चलाना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन बाउंड्री दे दूंगा। मैंने 3D मॉडल बनाया था, उसको हम इंपोर्ट करके अगर करते हैं तो एग्जैक्ट ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है सॉलिड मॉडल। हाँ, अगर सॉलिड मॉडल है, एज नहीं उठा रहा था। वो सरफेस मॉडल होगा। सॉलिड में मास्टर सॉलिड मॉडल को सपोर्ट करता है। अगर सरफेस मॉडल है तो आपको वो मैनुअली जाके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये कैविटी पे मैंने सभी जगह देखिए अब इक्वल equal पा है। अब इक्वल आ गया सब जगह। तो ऐसा कुछ करके आप इसको जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज और है, अब मैंने ये तो जनरेट कर लिया, अब लेकिन अब मैंने यहाँ पे इसका रेडियस नहीं चेक किया था, इस जॉब के अंदर मिनिमम रेडियस कितना है। अब अगला टूल पाथ बताने से पहले वो मुझे चेक करना है कि मिनिमम इसमें रेडियस अचीव करने के लिए मिनिमम टूल भी चलाना है। तो अब इसमें मिनिमम रेडियस चेक करने के लिए यहाँ पे होम में मैं गया, यहाँ पे चेक सॉलिड के साइड में एरो पे क्लिक करके यहाँ पे है कर्वेचर। कर्वेचर के अंदर गया, मैं कहता हूँ कि 4 के नीचे जितने भी हैं वो मुझे रेड में मार्क करें, वगैरह ये सारे हैं। मैं कहता हूँ अच्छा 2 के नीचे जितने हैं वो दिखाए, तो उसमें भी ये ऊपर वाला है। मैं कहता हूँ 1.5 के नीचे, अब ये हट गया। अब 2 रेडियस रह गए, एक ऊपर और एक ये कॉर्नर। ये वाला तो इजीली अचीव कर सकता है क्योंकि आउटर शेप में है, ये वाला अचीव करना मुश्किल है। अब ये एग्जैक्ट कितने का है, अब या तो मैं अंदाजे से कम ज्यादा करता रहूं, या तो मैं अगेन यहाँ पे डायनेमिक में आया और इस पर्टिकुलर रेडियस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो ये बता रहा है 1.27 का रेडियस है। ठीक है, अब ये मुझे एंड में अचीव करना है। अब मैंने जो टूल लगाया है यहाँ पे इसको बनाने के लिए, अगर मैं इसको जाऊं, ये मैंने टूल यहाँ पे लगाया था 10 का बॉल। अब 1.27 अचीव करने के लिए मुझे तकरीबन 2 का टूल लगाना पड़ेगा। हाँ, 2 से 1 का। हाँ, तो उसके लिए अब मैं अगर मैं सीधे 2 के बॉल से फिनिशिंग करने लगूं तो इसमें दिन लग जाएंगे, और टूल भी काफी सारे ब्रेक होंगे, इतनी लेंथ तक जाना भी मुश्किल है। तो इसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है। मैं जनरली क्या करूंगा, यहाँ पे टूल पाथ के अंदर जाके, यहाँ पे है पेंसिल टूल पाथ। पेंसिल टूल पाथ के अंदर जाके यहाँ पे मैं अगेन कहता हूँ 0 0, और टूल के अंदर जाके मैं यहाँ पे अब सीधे यहाँ पे ये भी एक ख्याल करने वाली चीज है, 10 के बाद सीधे आप अगर 2 चला रहे हैं तभी टूल ब्रेक होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगेन बॉल लेता हूँ, मैं पहले 4 के बॉल का बनाता हूँ प्रोग्राम, 4 का या 6 का, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मैं 4 के टूल पाथ से बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ मैं 4 के टूल पाथ को स्टेप ओवर जो देना चाहता हूँ 0.1 का। इसमें हमें अलग अलग टूल पाथ की जैसे रेस्ट ऑफ मटेरियल नहीं लेना पड़ता, हम तो नया ही ले जा रहे हैं हर बार रेस्ट रेस्ट मटेरियल। फिनिशिंग में रेस्ट आपको फॉलो नहीं करना, ये डायरेक्ट, क्योंकि आप सरफेस पे आप फिनिश कर रहे हैं ना, अब तो सीधे वॉल पे काम कर रहे हैं, आपको अब रेस्ट स्टॉक की जरूरत नहीं है, सीधे आप फिनिशिंग तो कर ये रहे हैं। पूरे का तो दोबारा ही बनाएगा फिर सबका, जैसे हम अलग अलग से बना रहे हैं हम्म, वो तो फिर सबका अलग अलग। सब अलग अलग आपको चलाने पड़ेंगे, यही प्रोसेस रहता है आपको, क्योंकि पहले आप रफिंग करेंगे पूरी जॉब में से, रफिंग मटेरियल रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद फिनिशिंग हर जगह के लिए आप जनरेट करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है हर कैविटी के लिए आपको अलग अलग चलाने पड़ते हैं। तो जैसे अभी तो लकीली ऐसी जॉब है कि जिसमें आप एक ही स्ट्रेटेजी से काफी हद तक जॉब कवर कर पा रहे हैं। कई बार ऐसी कैविटी होती है कि इतने एरिया के लिए अलग, उसकी वॉल के लिए अलग, तो ऐसा भी करना पड़ जाता है। तो चलिए फिलहाल मैंने कहा मुझे 0.1 के स्टेप ओवर पे जाना है, और यहाँ पे है रेफरेंस टूल डायमीटर। तो किस टूल से आप पहले आपने फिनिशिंग की थी, मैं कहता हूँ मैंने पहले 10 के टूल से फिनिशिंग की थी, और ओवरलैपिंग के लिए मैं कहता हूँ 1 का टूल 1 mm तक की ओवरलैपिंग वापस में रखें। अगेन बाकी सब चीजें वो सेम है, इस पर मैं नहीं जा रहा, और ओके तक। अभी ये अगर टूल पाथ देखेंगे, ये आपके सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर के लिए उसने जनरेट कर दिया, और इसको आप चला के अपनी कॉर्नर मशीनिंग कर सकते बिल्कुल ऊपर चलेगा उसको, नहीं हमने इसमें स्टॉक छोड़ा। नहीं नहीं, 0 0 मैंने रखा है, तो ये ऐसा कुछ करते हुए फॉलो करते हुए आपका टूल पाथ इस पे कटिंग कर। रीजनली ऐसा कुछ प्रोसेस है, ये कुछ मेन स्ट्रेटजीज है, इसको आप
करिए, इसके बाद कुछ और आपके डाउट रहेंगे तो इस पे हम जाएंगे। तो एक दो और, मुझे एक आधी और स्ट्रेटेजी रहेगी शायद आपको लगेगी, बट इतना बहुत कुछ है, एक बार इस पे आप करिए। एक आधी और स्ट्रेटेजीज है वो हम कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो रफिंग, रफिंग के बाद फिनिशिंग। तो फिनिशिंग में मैंने आपको तीन स्ट्रेटेजीज बताई हैं, रफिंग में एक स्ट्रेटेजी बताई है, और इन सबको आप कवर अप करके है। और